Welcome back to Ikra online learning platform. I hope you are fine and doing well. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स है। पिछले दो क्लासों से हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 30 को डिस्कस कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल 32 है जो कि सिक्स्थ फंडामेंटल राइट कहलाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो अब तक हमने 5 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर लिया है। तो गाइस आज के वीडियो में हम आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आर्टिकल 226 और 5 तरह के रिट्स हैं उसे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी बिगिन टुडेज टॉपिक। सो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स। आर्टिकल 32 बेसिकली कहता है या ये मेक श्योर कराता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है या आपके मौलिक अधिकार को आपसे छीना जा रहा है तो आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए। तो गाइस जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया था आर्टिकल 12 से, अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो हमने देखा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड करे टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसी के जस्ट बाद आर्टिकल 13 आता है, 13वां आर्टिकल, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट जो आपके फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून को, उस अमेंडमेंट को नल और वाइड करार दे। कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 का भी ताल्लुक इसी से है। आर्टिकल 32 मेक श्योर कराता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, आपके मौलिक अधिकार को आपको नहीं दिया जा रहा है, तो आपके पास राइट है, यू कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट्स। तो इसी को आर्टिकल 32 कहता है। सो लेट्स सी। Fundamental of the Constitution provides for legal remedies for the protection of these rights against their violation by the state or other institution individuals. Article 32 of the Constitution ये legal remedies को provide करता है, कानूनी चारा को provide करता है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो आपका मौलिक अधिकार है, बुनियादी हुकूक है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या है, आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट है वो लीगल रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कौन स्टेट या अदर इंस्टीट्यूशन या कोई इंडिविजुअल्स वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे छीनता है, तो ये आपके पास राइट है कि इट इंटाइटल्स द सिटीजन ऑफ इंडिया टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट्स। तो आर्टिकल 32 कहता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूव करे अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। द स्टेट इज़ फॉरबिडन फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ दैट मे कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स। इसी के साथ साथ स्टेट को रोका जाएगा हर ऐसे कानून बनाने से जो कानून फंडामेंटल राइट्स को क्या करता हो, वायलेट करता हो या उस कानून का फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता हो। तो ऐसे कानून बनाने से क्या है, स्टेट को रोका गया है। तो गाइस जैसा कि हमने फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स है जो इंडिविजुअल्स को इक्वालिटी, समानता, मुसावी का हक देता है हर पहलू में। इसमें रेस, कलर, कास्ट, रिलीजियन, बर्थ प्लेस, जेंडर, इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बनाकर किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हर सिटीज़न ऑफ इंडिया का ह्यूमन राइट्स है। These rights are maintained under the articles 12 to 35 of the Indian Constitution। और जो ये राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल 12 से 35 के अंडर मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है। And these are predefined punishments in case of violation of these rights upon the discretion of the judiciary। और गाइस यहाँ पे इस पॉइंट को मेंशन किया गया है
कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है तो इसके लिए पनिशमेंट को भी रखा गया है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो उसे पनिश भी किया जा सकता है, और ये पनिशमेंट जुडिशियरी के डिस्क्रिशन पर है। अगर वो चाहे तो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स करने वालों को जो है वो पनिश भी कर सकता है, सज़ा भी सुना सकता है। तो इसी पॉइंट को इसमें मेंशन किया है। और गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग, कि क्वेश्चन फ्रेम होता है कि किसने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है, हार्ट है और सोल है। फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये कि ये जो है हार्ट एंड सोल जो ये सेंटेंस है किसने कहा है आर्टिकल 32 के बारे में। तो इसके कहने वाले B.R. अम्बेडकर साहब हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल क्या है, तो आप क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे आर्टिकल 32, और इसके कहने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ रीट। रीट का डेफिनेशन क्या है, रीट क्या होता है। तो गाइस फॉर एग्जांपल, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आपके पास ये राइट है, यानी आर्टिकल 32 आपको राइट देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं और जाने के बाद अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने की अपील करें। तो आपके एप्लीकेशन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन लेता है आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, तो वो रीट के शक्ल में होता है। तो आर्टिकल 32 के तहत या उसके अंडर ही ये सारे रीट्स आते हैं। इन्फोर्समेंट यानी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, रीट्स कहते हैं। तो रीट्स क्या होता है, सो लेट्स सी। रीट्स आर रिटेन ऑर्डर्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन फ्रॉम अ वायलेशंस। बेसिकली रीट जो है ये एक रिटन ऑर्डर होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू करता है, जारी करता है। क्यों जारी करता है, इसलिए कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हुआ करता है। तो रिट्स का मतलब हुआ ये रिटेंस और ऑर्डर हुआ करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करता है, इशू करता है आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक लीगल रेमेडीज है या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। नाउ लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट रेट्स इन इंडिया। अब रेट्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, चले देखते हैं। आर्टिकल 32 ऑल्सो एम्पावर्स पार्लियामेंट टू अथोराइज एनी अदर कोर्ट टू इशू दिस रेट्स। आर्टिकल 32 जिसका अभी हमने जिक्र किया है, ये पार्लियामेंट को भी पावर देता है कि वो किसी भी दूसरे कोर्ट को अथोराइज कर सकता है रेट्स को जारी करने का। यानी आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट अदर कोर्ट्स को भी, अदर कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके अदर कोर्ट्स को भी क्या है, इन रेट्स को जारी करने का, इशू करने का अथॉरिटी देता है। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट, बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट्स ऑफ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू द रेट्स। 1950 से पहले सिर्फ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास हाई कोर्ट के पास ये पावर था रेट्स को जारी करने का। 1950 से पहले रेट्स को जारी करने का पावर सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास को था। एंड द थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 226 empowers all the high courts of India to issue the rates. It is very important point from exam point of view कि आर्टिकल 226 ये तमाम हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो रेट्स को जारी करें। क्वेश्चन इससे बनता है, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रेट को जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो है, जो क्या कहते हैं, रेट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रेट्स को जारी करता है, तो इसका आर्टिकल है 226। तो जो हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में जितने भी 24-25, वो जो रेट्स को जारी करते हैं वो इसी आर्टिकल 226 के अंडर जारी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो रेट्स को जारी करता है वो आर्टिकल 32 के अंडर। एंड द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द रेट्स इन इंडिया,
Writs of India are borrowed from English law where they are known as prerogative writs. जो ये रिट्स ऑफ इंडिया है इसे हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है। जो ये रिट्स का कॉन्सेप्ट है, 5 तरह के रिट्स आते हैं, इसे हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, जहां पर इन रिट्स को प्रीरोगेटिव रिट्स से जाना जाता है। So guys, it was some facts regarding the writs in India. And the next type of writs. Writs के type, writs के प्रकार. So the Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to issue orders or writs. Constitution of India सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है ऑर्डर्स और रिट्स को जारी करने का। द टाइप्स ऑफ रिट्स आर, तो रिट्स के जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं, वो 5 तरह के हैं, यानी 5 तरह के या 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। फर्स्ट हैबियस कॉर्पस, सेकेंड सर्टियोररी, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ मैंडमस एंड द फिफ्थ वन इज को वारंटू। अब हम इन 5 रिट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट वन इज हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस ये कौन सा रिट है, क्या है? तो गाइस, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि अगर कोई किसी को अनलॉफुल डिटेन कर लेता है, अनलॉफुल अरेस्ट कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट इंडिविजुअल के जो लिबर्टी का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब कि अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट एक इंडिविजुअल की जो आज़ादी है, लिबर्टी का जो राइट है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हैबियस कॉर्पस को इन्फोर्स किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया बिला वजह का, अनलॉफुली। तो अब यह है कि हैबियस कॉर्पस कहता है कि ए बी को कोर्ट में प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद कोर्ट देखेगा कि अगर बी रियल में क्या है, उसने कुछ जुर्म किया है या कोई ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटी किया है, तो फिर उसे क्या है, डिटेन में रखा जाएगा, डिटेंशन ही में रखा जाएगा। अगर बी ने कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया है जो अनलॉफुल है, बल्कि ए ने बिला वजह के अनलॉफुली उसे डिटेन कर रखा है, तो कोर्ट जो है बी को क्या कर देगा, बेल दे देगा। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यही है कि अगर कोई बंदा किसी को अनलॉफुल डिटेन कर लेता है, तो उसके अगेंस्ट जो है, जो उसकी लिबर्टी है, जिसको अरेस्ट किया गया है, राइट टू लिबर्टी, उसको इन्फोर्स करने के लिए हैबियस कॉर्पस को इन्फोर्स किया जाता है। सो लेट्स सी। Habeas corpus is a writ that is enforced to protect the fundamental rights to liberty of an individual against unlawful detention. तो habeas corpus ये एक ऐसा रिट है या एक ऐसा ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन है जिसे इन्फोर्स किया जाता है अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट किसी इंडिविजुअल के लिबर्टी के राइट को, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस रिट कमांड्स अ पब्लिक ऑफिशियल टू डिलीवर अ डिटेन्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड प्रोवाइड वैलिड रीजन फॉर द डिटेंशन। तो उसी बात को जो अभी हमने आपको बताया, उसी को यहाँ पर मेंशन किया है कि ये जो रेट है हैबियस कॉर्पस, ये पब्लिक ऑफिशियल, जाहिर सी बात है कि जो जिसे डिटेन करेगा या अरेस्ट करेगा वो पब्लिक ऑफिशियल ही होगा। तो ये जो रिट है हैबियस कॉर्पस, ये पब्लिक ऑफिशियल को कमांड करता है, ऑर्डर देता है कि जिस बंदे को उसने डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, उस बंदे को ये कोर्ट के अंडर क्या करे, प्रेजेंट करे, और इसी के साथ साथ डिटेंशन, अरेस्ट के पीछे का जो वैलिड और जेन्युइन रीज़न है वो भी प्रोवाइड करे। हाउएवर दिस रिट कैन नॉट बी इशूड इन केस द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट। बहरहाल ये रिट जो है हैबियस कॉर्पस को उस सूरत में इशू नहीं किया जा सकता है जब क्या हो, जब वो बंदा जिसे अरेस्ट किया गया है या जिसे डिटेन किया गया है वो कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर या कोर्ट में पाया गया हो। वही कि अगर वो रियल में क्या है, किसी लॉ को, किसी लेजिस्लेचर को क्या करता है, वायलेट करता है, उसको ब्रेक करता है, तो इस सूरत में जो है हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जाएगा। एंड द सेकेंड रिट सर्टियोररी। व्हाट इज सर्टियोररी? तो सर्टियोररी का मतलब ये है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि लोअर कोर्ट उस केस को हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। और हायर कोर्ट ये इसलिए करता है ताकि जो जजमेंट है, जो फैसला है, वह जल्दी से जल्दी सुनाया जाए। जस्टिस को जल्दी से प्रोवाइड कराने के लिए हायर कोर्ट कभी कभी लोअर कोर्ट से ये कहता है कि वो उस केस को, जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है,
उसे अपने तरफ मंगवा लेता है, ट्रांसफ़र करवा लेता है, ताकि इंसाफ और जस्टिस को जल्दी से प्रोवाइड किया जाए। ये मतलब होता है सर्टियोरेरी का। So let's see, the writ of certiorari is issued to a lower court directing that the transfer of a case for review. तो रिट ऑफ सर्टियोरेरी ये जारी किया जाता है, इशू किया जाता है लोअर कोर्ट को। फर्स्ट पॉइंट कौन करता है? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट ऑफ सर्टियोरेरी जारी करता है। क्यों करता है? डायरेक्टिंग दैट द ट्रांसफर ऑफ अ केस फॉर रिव्यू, ताकि लोअर कोर्ट जिस केस को सॉल्व कर रहा है उसे क्या किया जाए? ट्रांसफ़र कर दिया जाए हायर कोर्ट को। यूजुअली टू ओवर रूल द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। यूजुअली क्या होता है? जो लोअर कोर्ट के जजमेंट हुआ करते हैं उसे हायर कोर्ट अपने अंडर मंगवा लेता है। सेकेंड सिचुएशन, दूसरी सूरत ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट ऑफ सर्टियोरेरी को जारी करता है। सेकेंड सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ सर्टियोरेरी को उस वक्त जारी करता है जब कोई डिसीज़न लोअर कोर्ट के ज़रिए ले लिया जाता है, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो उस केस को ट्रांसफ़र कर दे हायर कोर्ट की तरफ। एंड द थर्ड सिचुएशन इज इट इज़ इशूड इन केस द हायर कोर्ट फाइंड्स इट अ मैटर ऑफ ओवर जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। तीसरी सूरत या तीसरा सिचुएशन ये है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट ऑफ सर्टियोरेरी उस वक्त भी जारी करता है जब हायर कोर्ट को ये लगता है कि ये एक ओवर जुरिस्डिक्शन या लेक ऑफ जुरिस्डिक्शन का मैटर है। तो इन तीन सूरतों में, इन थ्री सिचुएशन में हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो उस केस को, जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है, उसे अपने तरफ मंगवा लेता है, ट्रांसफ़र करवा लेता है, ताकि फैसला जल्दी से जल्दी दिया जाए, इंसाफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। And the next point, it is one of the mechanism by which the fundamental rights of the citizens are upheld. तो ये एक मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड द थर्ड रिट इज़ प्रोहिबिशन। व्हाट इज़ प्रोहिबिशन? सो लेट्स सी, प्रोहिबिशन इज़ अ रिट issued by a higher court to a lower court to enforce inactivity in the jurisdiction. प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि इसमें भी जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट ऑफ प्रोहिबिशन जारी करता है। क्यों करता है? ताकि जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है, उसको सॉल्व करने से रोक दे। लोअर कोर्ट को जिस केस को वो लड़ रहा है या जिस केस को वो सॉल्व कर रहा है, उस केस को सॉल्व करने से क्या कर दे? उसे इनएक्टिव कर दे, उसे रोक दे। ऐसा क्यों करता है? लेट्स सी, इट हैपन्स ओनली इन केस द हायर कोर्ट इज़ ऑफ द डिस्क्रेशन। और ये उस वक्त होता है जब हायर कोर्ट को ये लगता है कि जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है या उस पर क्या है? डिस्कशन कर रहा है, वो उसके दायरे में नहीं आता है, वो उसके लोअर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। तो इस वजह से हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो उस केस को, जिस केस को लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? सॉल्व कर रहा है, अपने तरफ मंगा लेता है। मतलब लोअर कोर्ट को स्टॉप लगा देता है कि वो उस केस को डील ना करे। क्यों? इसलिए कि वो उसके दायरे में, उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही क्या है? जारी किया जा सकता है। तो गाइस, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी ये दो रिट्स हैं जिसमें हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो उस केस को हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दे। दोनों में डिफरेंस ये है कि सर्टियोरेरी में जो है जिस केस को लोअर कोर्ट डील कर रहा है या सॉल्व कर रहा है, वो उसी के जुरिस्डिक्शन में हुआ करता है, उसी के जुरिस्डिक्शन में हुआ करता है। मगर सुप्रीम कोर्ट को या उससे जो हायर कोर्ट है उसे ये लगता है कि जल्दी से जल्दी फैसला दिया जाए, इंसाफ को जल्दी प्रोवाइड किया जाए। इस वजह से हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से वो उस केस को मंगा लेता है। एंड अब प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन में भी यही होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि वो उस केस को ट्रांसफ़र कर दें। मगर यहाँ पर प्रोहिबिशन में जो लोअर कोर्ट जिस केस को सॉल्व करता है वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, बल्कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर आता है, उसके दायरेकार में नहीं होता है। इस वजह से जो हायर कोर्ट होता है उस पर क्या है? लोअर कोर्ट पे स्टॉप लगा देता है कि वो उस केस को ना लड़े, बल्कि उस केस को क्या है? ट्रांसफ़र कर दे हायर कोर्ट की तरफ।
तो ये डिफरेंस है प्रोहिबिशन और सर्टियोररी में। और प्रोहिबिशन में एक चीज़ ये है कि प्रोहिबिशन सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही जारी किया जा सकता है। Mandamus. The writ of mandamus is issued to a subordinate court, an officer of the government, corporation or other institution, commanding the performance of certain acts or duties. Mandamus का मतलब ये होता है कि कोर्ट मैंडमस के थ्रू एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर करता है कि ये लोग अपने ड्यूटीज़ को, अपने एक्ट्स को परफॉर्म करें। यानी कोर्ट के पास पावर है कि वो मैंडमस के थ्रू किसी सुबॉर्डिनेट कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन को ऑर्डर करे कि वो अपने ड्यूटीज़ को, अपने काम को, अपने एक्ट्स को क्या करे, परफॉर्म करे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। अनलाइक हैबियस कॉर्पस मतलब कि मैंडमस जो है इसे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता है, बरखिलाफ वॉइस वर्जा हैबियस कॉर्पस के। मतलब कि हैबियस कॉर्पस जो है ये एक ऐसा रीट है कि जिसे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्या जारी किया जा सकता है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द रिट ऑफ मैंडमस कैन बी यूज्ड टू ऑर्डर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क और इन अदर केसेस इट मे रिक्वायर एन एक्टिविटी टू बी सीज्ड। तो इस लास्ट पॉइंट में उसी बात को कह रहे हैं कि मैंडमस का जो रेट होता है इससे जो है किसी टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और अदर केसेस में भी जो है मैंडमस को यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट रेट इज क्वो वारंटो। इसका मीनिंग है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए है, किसी ने कोर्ट में जाकर कहा कि इस व्यक्ति ने, इस बंदे ने जो ऑफिस को होल्ड किए हुए है ये अनलॉफुल होल्ड किए हुए है, सही तरीके से इसने क्या है ऑफिस को होल्ड नहीं किया है। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति से क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी के बिना पर ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये बंदा जो ऑफिस को होल्ड किए हुए है ये इसके एबल नहीं है या ये कि गलत तरीके से ये ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं, तो कोर्ट के पास पावर है कि उस बंदे को सस्पेंड कर दे, हटा दे। So let's see, quo warranto is issued against a person who claims or usurps a public office. Quo warranto ये उस वक्त इशू किया जाता है या जारी किया जाता है उस पर्सन के अगेंस्ट जो किसी पब्लिक ऑफिस को क्लेम करता है या पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए है। थ्रू दिस रीड द कोर्ट इंक्वायरीज बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इस रीड के जरिए कोर्ट जो है इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन करता है उस बंदे से कि जिसने पब्लिक ऑफिस को यूजर्प किया हुआ है या क्लेम करता है, क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के बिना पर आप ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। एंड द नेक्स्ट, थ्रू दिस रीड द कोर्ट इंक्वायरीज इनटू द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। यानी कि क्वो वारंटो रीड के जरिए कोर्ट जो है उस बंदे से कि जिसने पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं उसके लीगलिटी के बारे में इंक्वायरी करता है, क्या आप लीगल तरीके से ऑफिस को होल्ड किए हुए हैं। दिस रीड प्रिवेंट्स द इलीगल एजम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ये निकला कि ये रीट जो है इलीगल अजम्पशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल इलीगल तरीके से क्या है किसी पब्लिक ऑफिस को एज्यूम किया हुआ है तो उससे रोकता है। इट वॉज अबाउट क्वो वारंटो। तो गाइस अब हम कुछ फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अब हम उसे देख लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को सस्पेंड करना। Fundamental rights can be suspended in the case of national emergency as mentioned under Article 352. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को नेशनल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंडर आता है। मतलब कि जब प्रेसिडेंट 352 आर्टिकल को इन्फोर्स करता है तो उससे पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है तो जितने फंडामेंटल राइट्स हैं सबके सब क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय दो आर्टिकल्स के जो फंडामेंटल राइट्स में है, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21, जिसको यहाँ नीचे में मेंशन किया गया है। एंड द सेकंड पॉइंट, द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन विच इज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 358।
तो जो आर्टिकल 19 हमने डिस्कस किया था पहले, उसमें 6 तरह के क्या आते हैं, फ्रीडम आते हैं, या कह लीजिए कि 6 फंडामेंटल राइट्स है। वो क्या होता है, जब नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, 352। और ये नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पर लगाया जाता है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या वॉर चल रहा हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, तो इस सूरत पे, इस बुनियाद पर क्या है, नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है और इस टाइम फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द राइट मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। उसी पॉइंट को यहाँ जिक्र किया है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स नेशनल इमरजेंसी के वक्त खत्म हो जाते हैं, सिवाय 2 आर्टिकल के। वो क्या है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। तो गाइस 3 तरह के इमरजेंसी हुआ करते हैं। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको जो स्टेट इमरजेंसी भी या प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 356 में आता है। एंड थर्ड इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आता है। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट में लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब ये दोनों इमरजेंसी लागू होते हैं तो इससे फंडामेंटल राइट्स पर कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। वाइस वर्सा नेशनल इमरजेंसी के, कि जब नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, सिवाय 2 आर्टिकल के, आर्टिकल 20 एंड 21, ये दोनों कभी क्या है, सस्पेंड नहीं होते हैं। तो गाइस आज हमने फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया। इसी के साथ साथ आर्टिकल 32 की रिगार्डिंग जो रिट्स आते हैं 5 तरह के, उसको भी हमने क्या है, डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।